Hello everyone, welcome you all to Chemistry Tantra classes. This is Vishal and today we are going to discuss that how to calculate ions for any given compound or any given ionic compound in terms of moles. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक है कि हम किसी भी गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आयंस किस में होते हैं बच्चों। तो जैसे हमें पता है बच्चों आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं आयंस। तो आयनिक कंपाउंड बोलिए या फिर आप इलेक्ट्रोलाइट बोल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमको पता है NaCl क्या है, ये मेरे आयनिक कंपाउंड्स है। या फिर AlCl3 क्या है बच्चों, आयनिक कंपाउंड है। Al2O3 क्या है, आयनिक कंपाउंड है बच्चों। MgCl2 ये आयनिक कंपाउंड है। तो ये सब हमारे जो बच्चों हैं ये सब क्या है मेरे, ये आयनिक कंपाउंड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, या फिर आप KCl बोल दीजिए। ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड को ब्रेक कैसे करते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि किसी भी आयंस को ब्रेक कैसे किया जाता है। तो चलिए पहला है बच्चों जैसे मेरा NaCl, तो NaCl ब्रेक होगा बच्चों, तो इसमें होगा Na++Cl-। हमको बच्चों पता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में दो आयंस होते हैं, एनायंस और कैटायंस। कैटायंस होते हैं और क्या होते हैं बच्चों, एनायंस होते हैं। तो जनरली जो फर्स्ट हाफ होता है बच्चों, जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमेशा बियर करते हैं और उसी को हम बोलते हैं कैटायंस। तो जिस कंपाउंड में, जिस भी कंपाउंड में जो फर्स्ट हाफ होता है बच्चों उस पर कौन से चार्ज होते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। और जो सेकेंड हाफ होता है बच्चों उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और उसी को हम लोग एनायन बोलते हैं। तो चलिए बच्चों ये है जैसे मेरा कंपाउंड है NaCl, तो इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na+Cl-। ठीक है बच्चों। सेकंड देखिए AlCl3, इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैसे होगा बच्चों, Al3++Cl-। इसको ब्रेक करिए बच्चों Al3++O2-। इसको ब्रेक करिए बच्चों तो Mg2++Cl-। इसको ब्रेक करिए तो K++Cl-। तो ये तो हो गया बच्चों कि कैसे किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करते हैं। अब देखिए बच्चों ब्रेक करने के बाद दूसरा काम होता है, हमें ये चेक करना होता है वेदर दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कितने सोडियम है, एक। इधर देखिए एक सोडियम, यहाँ क्लोरीन कितने, एक। यहाँ भी क्लोरीन कितने, एक। तो हमारा पहला वाला इक्वेशन बैलेंस है। दूसरा देखिए यहाँ पे अल्मोनियम कितने बच्चों, एक अल्मोनियम। इधर देखिए एक अल्मोनियम। क्लोरीन देखिए बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये मेरा इक्वेशन हो गया बैलेंस। तीसरा देखिए यहाँ पे 2 अल्मोनियम है, यहाँ बच्चों 1 है, ये क्या कर देंगे 2। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 1 है तो ऑक्सीजन के लिए 3। इस वाले कंपाउंड में देखिए Mg1, इधर भी 1। क्लोरीन कितना है 2, इधर कितना है बच्चों क्लोरीन 1, तो हम सिंपली 2 कर देंगे। KCl के इधर 1 है, इधर भी 1, इधर क्लोरीन 1 है, इधर भी 1। तो ये तो हो गया बच्चों कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में कैसे ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करने के बाद उसको बैलेंस करते हैं। बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड इक्वेशन में पूछता है तो सबसे पहला काम होगा आपको कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपको ये चेक करना है कि वो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करेंगे, उसके बाद ही उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है बच्चों हम लोग पढ़ दिए आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स को उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब आगे एक नया टॉपिक डालिए, फॉर्मूला यूनिट।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला यूनिट के बारे में। तो बच्चों देखिए, फॉर्मूला यूनिट बस एक नाम से आप मत घबराइएगा कि ये कोई नया वर्ड है या कुछ। सिंपली फॉर्मूला यूनिट कुछ नहीं है कि मॉलिक्यूल्स बताता है कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बस अंतर इतना होता है कि अगर कोई भी कंपाउंड, अगर आयोनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो आयोनिक कंपाउंड भी मॉलिक्यूल्स होता है, पर उसको मॉलिक्यूल्स ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला यूनिट से। तो कहीं भी बच्चों अगर आयोनिक कंपाउंड दिया हो तो उसके लिए मॉलिक्यूल्स का वर्ड न यूज करके वो क्या यूज करेगा बच्चों, फॉर्मूला यूनिट। तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे अभी और आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट के। तो बच्चों फॉर्मूला यूनिट कुछ नहीं है, ये भी इक्वल टू होता है किसके, मॉलिक्यूल्स के। बस फर्क कितना होता है बच्चों कि अगर कोई भी कंपाउंड आयनिक है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, H2O क्या है बच्चों, हमको पता है मॉलिक्यूल्स है। और अगर हम कहें NaCl क्या है, ये भी मॉलिक्यूल्स है। पर बच्चों हमें पता है H2O आयोनिक कंपाउंड नहीं है, पर NaCl क्या है, NaCl मेरा आयोनिक कंपाउंड है, इसीलिए हम लोग NaCl को मॉलिक्यूल ना बोल के क्या बोलेंगे बच्चों, NaCl को हम लोग फॉर्मूला यूनिट। बस इतना सा फर्क है बच्चों फॉर्मूला यूनिट में और मॉलिक्यूल्स में। ये भी होता है मॉलिक्यूल्स ही, बस अंतर इतना होता है कि आयोनिक कंपाउंड के लिए हम लोग स्पेशली कौन सा टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट में डिफरेंस। अब चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ KCl इन 7.45 ग्राम्स। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हमको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट इज नथिंग बट अ मॉलिक्यूल, बट वी नो दैट इफ द मॉलिक्यूल इज ionic compound then we can call as a formula unit। ओके बच्चों, तो फॉर्मूला यूनिट कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल्स ये। तो आपको पूछ क्या रहा है बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, किसमें, 7.45 ग्राम KCl में। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम मोल्स निकाल लेंगे बच्चों कि कितना मोल्स KCl है हम लोग के पास। अगर हम लोग को मोल्स पता चल जाएगा बच्चों, तो उसको हम लोग अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो चलिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास है बच्चों 7.45 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का 35.5। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 7.45 अपॉन 74.5, ये कर जाएगा 0.1 मोल। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल्स KCl है बच्चों, 0.1 मोल। अब हमको पता चल गया बच्चों मोल्स, कितने मोल्स है, 0.1 मोल। अब मोल से बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो क्या करेंगे, हमको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहां से नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट निकल जाएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इक्वल टू 0.1 इंटू Na। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0.1 Na। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको फाइनली पूछ क्या रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा था, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा था, तो सबसे पहले आपको मोल्स पता होना चाहिए। मोल्स के लिए हम लोग क्या किए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ से हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लिए। मोल्स को बच्चों अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बच्चों क्वेश्चन था हमारा बेस्ड ऑन फॉर्मूला यूनिट। तो चलिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस ऑन डिसॉल्विंग 19 ग्राम MgCl2 इन वाटर।
तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, आयंस कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस जब 19 ग्राम MgCl2 को वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो कितना आयंस जनरेट होता है या कितना आयंस प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम लोग का क्या रहेगा कि हम लोग जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होगा उसको आयंस में ब्रेक करके और उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए MgCl2 इसको बच्चों ब्रेक करेंगे तो होगा Mg2 प्लस Cl माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितना Mg है 1, यहाँ भी 1, यहाँ कितने क्लोरीन है 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी हम लोग 2 कर लेंगे। अब हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो मेरा एक काम हो गया कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को आयंस में स्प्लिट कर लिए, दूसरा काम हो गया आयन इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस। तो चलिए सबसे पहला काम होगा हमारा बच्चों कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, कितने नंबर ऑफ मोल्स है किसके, MgCl2 के। तो कैसे करेंगे, देखिए हमको पता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास कितना हुआ दिया है बच्चों 19 ग्राम, 19 अपॉन मोलर मास। मोलर मास बच्चों MgCl2 का आप फाइंड करोगे तो ये आएगा आपका 95। तो इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1/5 मोल्स। तो कितना आ रहा है बच्चों 1/5 मोल्स। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, कितना आ रहा है 1/5 मोल्स। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गया। अब क्या क्या आ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। तो मोल्स कैलकुलेट हो गया, तो मोल से बच्चों हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल से क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। तो मोल से मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, सिंपली हम लोग को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। मोल से अगर मॉलिक्यूल्स मतलब मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपली अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए बच्चों अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हो गया, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/5 इंटू Na, ये हो जाएगा 1/5 Na। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट किए मोल्स, कितने मोल्स आ रहा था 1/5 मोल्स। मोल्स को बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए एवोगाड्रो नंबर से तो हमारे पास आ गया इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मेरे पास बच्चों 1/5 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमको मोल्स पता चल गया और मॉलिक्यूल्स पता चल गया। अब मॉलिक्यूल से बच्चों हम लोग आयंस को पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए ये बच्चों ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये ब्रेक होता है बच्चों किसमें 1 Mg2+ आयन में और 2 क्लोरीन आयन में। ठीक है बच्चों, देखिए एक मॉलिक्यूल है MgCl2, ये ब्रेक हुआ 1 Mg2+ आयन में और 2 क्लोरीन आयंस में। ठीक, तो देखिए एक MgCl2 मॉलिक्यूल्स में कितने मैग्नीशियम आयंस है बच्चों, एक मैग्नीशियम आयंस है। तो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मैग्नीशियम आयंस होंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ MgCl2 में एक मैग्नीशियम आयंस है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बच्चों, तो बच्चों यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हमारे पास नंबर ऑफ Mg2+ आयंस। देखिए एक मॉलिक्यूल्स में एक Mg2+ आयंस, तो इतने मॉलिक्यूल्स में बच्चों देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ MgCl2 में एक Mg2+ आयंस है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में बच्चों कितने Mg2+ आयंस होंगे, इतने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ Mg2+ आयंस कितने हो जाएंगे 1/5 Na। ठीक है, कैसे, एक मॉलिक्यूल MgCl2 में एक Mg2+ आयन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बच्चों मल्टीप्लाइड बाय 1।
तो ये हमारा आ जाएगा 1/5 NaMg2+ आयंस। अब देखिए बच्चों, अब हमको चाहिए नंबर ऑफ Cl- आयंस। अब देखिए एक मॉलिक्यूल MgCl2 में कितने नंबर ऑफ आयंस है? 2 आयंस है। तो बच्चों मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 1/5। तो इसमें कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे बच्चों? 1/5 Na इंटू 2, ये हो जाएगा 2/5 Na आयंस। ये हमारे पास हो गया बच्चों नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस। ठीक है, तो अब दोनों के बच्चों आयंस हमें सेपरेट निकल गए। नंबर ऑफ Mg2+ आयंस हो गया 1/5 Na और नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस निकल गया 1/5 Na इंटू 2, दैट इज 2/5 Na आयंस। अब पूछ क्या रहा है बच्चों? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस। तो हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है बच्चों। तो यहां से देखिए टोटल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस इक्वल टू, देखिए 1/5 प्लस ये 2/5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3/5 Na आयंस। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। अब हमको पता है MgCl2 आयनिक कंपाउंड है, तो इसको आयंस में ब्रेक किए, बैलेंस किए, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, मोल्स से हम लोग मॉलिक्यूल्स निकाले, उसके बाद बच्चों यहाँ कंपेयर किए। एक मॉलिक्यूल्स में एक Mg2+ आयन है और 2 क्लोराइड आयन है। ठीक है बच्चों, तो सिंपली अगर एक MgCl2 में एक Mg+ आयन है तो टोटल नंबर इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे, कितने? 1/5 Na मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने आयंस होंगे? सिमिलरली एक MgCl2 में 2 क्लोराइड आयंस है, तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स में कितने क्लोराइड आयंस होंगे? तो मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 2/5 Na। फिर टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना है बच्चों, तो 1/5 Na Mg2+ एंड 2/5 Na फॉर Cl-, दैट इज इक्वल टू 3/5 Na आयंस। ये हो गया मेरा आंसर। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमको थोड़ा सा शांत दिमाग से बच्चों क्वेश्चन को रीड करना है और देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो ट्रिक आप यूज करके इजीली किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 स्टेप्स। तो वो ट्रिक क्या है बच्चों? चलिए सीखते हैं। तो ट्रिक बस इतना ही है बच्चों कि हम लोग कैसे किसी भी मॉलिक्यूल्स को मोल्स में डील करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल्स को मोल्स में डील करेंगे और इजीली आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। देखिए बच्चों हम ये कह सकते हैं वन मॉलिक्यूल H2SO4 में वन मॉलिक्यूल H2SO4 किसके इक्विवेलेंट है? 2 हाइड्रोजन एटम, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 सल्फर एटम एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब बच्चों हम ये कह सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 contain 2 हाइड्रोजन एटम। कह सकते कि नहीं बच्चों? हम लोग ये कह सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 contain 2 हाइड्रोजन एटम। अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बच्चों 2 हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट होता है तो any molecule contain 2 Na hydrogen atom which is equal to Na sulfur atom which is equivalent to 4 Na ऑक्सीजन एटम। बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ध्यान से समझिए,
1 molecule H2SO4 is equivalent to 2 hydrogen atom. Okay, 1 molecule of H2SO4 is equivalent to 1 sulfur atom, and 1 molecule of H2SO4 is equivalent to 4 oxygen atom. इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि 1 molecule of H2SO4 contain 2 hydrogen atom. एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो Na मॉलिक्यूल कंटेन कितने होंगे बच्चों? Na मॉलिक्यूल में 2 Na हाइड्रोजन एटम, Na सल्फर एटम और 4 Na ऑक्सीजन एटम अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। एग्री है कि नहीं बच्चों? ध्यान से देखिए, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, so Na molecule H2SO4 contain 2 Na hydrogen atom, correct? Na sulfur atom and 4 Na oxygen atom, right? अब देखिए, आप ये Na molecule को ही बच्चों 1 मोल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? Na molecule मतलब 1 मोल। तो आप यहां से क्या ये लिख सकते हैं? 1 मोल H2SO4 is equivalent to, ये क्या है बच्चों? 2 मोल हाइड्रोजन एटम which is equivalent to 1 मोल सल्फर एटम which is equivalent to 4 मोल ऑक्सीजन एटम। देखिए, हम लोग बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली डील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। 1 मोल H2SO4 किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल H2SO4 किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। और 1 मोल H2SO4 किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों? 4 मोल ऑक्सीजन एटम। इस स्टेटमेंट के, ठीक है बच्चों? हम लोग कुछ नहीं किए, इसी स्टेटमेंट को बच्चों रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख दिए। देखिए, Na मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं 1 मोल, तो 1 मोल H2SO4 कंटेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 Na मींस 2 मोल। 1 मोल सल्फर एटम, Na मींस 1 मोल, एंड 4 Na मींस 4 मोल ऑक्सीजन एटम। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, बस यही है बच्चों हमारा ट्रिक, ठीक है बच्चों? किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम लोग डायरेक्ट मोल्स के टर्म्स में डील कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स को। अब मान लीजिए यहाँ पे हम H2SO4 के लिए किए तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इसी को करना होगा, देखिए, अगर मान लीजिए आपको H3PO4 को करना होगा तो हम ये कर सकते हैं 1 मोल H3PO4 इक्विवेलेंट टू, अब देखिए, 3 मोल हाइड्रोजन एटम विच इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल phosphorus atom which is equivalent to 4 mole oxygen atom। ठीक है बच्चों? अब हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 1 मोल H2SO4 is equivalent to 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल H2SO4 is equivalent to 1 मोल सल्फर एटम, and 1 मोल H2SO4 is equivalent to 4 मोल ऑक्सीजन एटम। मतलब डायरेक्ट हम लोग किसी भी कंपाउंड को डील कर रहे हैं मोल्स के टर्म्स में, ठीक है बच्चों? जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम लोग डायरेक्टली किसके टर्म्स में डील कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो अब देखिए बच्चों, इस ट्रिक को आप अप्लाई करके क्वेश्चन पे कैसे रिप्लिकेट करते हैं। अब इसी ट्रिक से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, और आपको दिखाएंगे कि कैसे इस ट्रिक को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच टाइप इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। अब हमको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है हर एक टाइप का, किसमें? 1.8 ग्राम ग्लूकोज में। तो चलिए बच्चों देखते हैं वो ट्रिक कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों क्वेश्चन में? सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए कितने मोल्स ग्लूकोज के हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए,
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना बच्चों 1.8 अपॉन मोलर मास ग्लूकोज क्या होता है बच्चों C6H12O6। इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 180। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेट करिए। अब ये हटा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, ये काट दीजिए बच्चों, तो कितना आएगा 1/100.01 मोल्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया बच्चों 0.01 मोल्स। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, कितना ग्लूकोज का कितना मोल्स है बच्चों 0.01 मोल्स है। अब देखिए, अब हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो क्या हम देख सकते हैं 1 मोल C6H12O6 is equivalent to 6 mole carbon atom equivalent to 12 mole hydrogen atom equivalent to 6 mole ऑक्सीजन एटम। बच्चों ये हम देख सकते हैं, इस स्टेटमेंट से जरा देख के बताइए 1 मोल C6H12O6 is equivalent to 6 मोल कार्बन एटम equivalent to 12 मोल हाइड्रोजन एटम equivalent to 6 मोल ऑक्सीजन एटम। 1 मोल किसके बराबर है बच्चों 6 मोल कार्बन एटम के। तो मेरे पास कितने मोल्स हैं, मेरे पास 0.01 मोल्स हैं। तो अब हम यहां से कर सकते हैं बच्चों 0.01 मोल्स C6H12O6 equivalent to 0.06 moles carbon atom which is equal to 0.12 moles hydrogen atoms equal to 0.06 moles ऑक्सीजन एटम्स। ये बच्चों यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कर दिए, रिलेट की 1 मोल C6H12O6 is equivalent to 6 मोल कार्बन एटम 12 मोल हाइड्रोजन एटम एंड 6 मोल ऑक्सीजन एटम। Therefore 0.1 mole of this contain 0.06 mole of carbon atom, 0.12 mole of hydrogen atom and 0.06 mole of ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आ गया बच्चों कितना, देखिए नंबर ऑफ एटम क्या आया, कार्बन का कितना आया बच्चों, ये देखिए 0.06 मोल्स, ये कार्बन एटम आ गया। और फिर उसके बाद आपका हाइड्रोजन एटम कितना आया बच्चों, देखिए 0.12 मोल्स, ये हाइड्रोजन एटम आ गया। और ऑक्सीजन एटम कितना आया 0.06 मोल्स। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0.06 Na। ओके, 0.12 मोल्स को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 0.12 Na और इसको आप क्या लिख सकते हो 0.06 Na। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल गया अलग अलग, कार्बन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। तो देखिए बच्चों कैसे हम लोग इस ट्रिक को यूज करके बिना लंबा कैलकुलेशन के हम कैसे कैलकुलेट कर लिए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक टाइप के इसमें ग्लूकोज में। तो ये था बच्चों हमारा ट्रिक्स, और इस ट्रिक्स पे बेस्ड ये था मेरा न्यूमेरिकल्स। तो देखिए बच्चों ये ट्रिक्स कितना ज्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए। अगर आप इस ट्रिक को और प्रैक्टिस करते हो तो आप क्वेश्चन विद इन 15 सेकेंड आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोग सीखे आयनिक कंपाउंड क्या होता है, उसको ब्रेक कैसे करते हैं, ब्रेक करने के बाद बैलेंस कैसे करते हैं, फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, और फाइनली हम लोग एक ट्रिक सीखे। तो बच्चों आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। अब आपका काम है जाके आप रिवाइज करिए पूरा चैप्टर, इससे रिलेटेड जो भी आपका पास क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।